हालात से मजबूर होकर इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जिन्हें वह खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मेरा जन्म एक नाचने वाले के घर में हुआ था, इसीलिए मुझे नाचने वाली के रूप में काम करना पड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ूं और लिखूं और कुछ इज्जत वाला काम करूं, लेकिन यह समाज हम जैसे लोगों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं देता और ना ही इज्जत से रोजी कमाने देता है। मेरी माँ ने मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया था। वहाँ हर कोई मुझे देखकर एक ही आवाज़ लगता, अरे तू तो नाचने वाली की बेटी है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक मेरे सर भी मुझे नाचने वाली और मुझे गंदी नज़रों से देखते थे। मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था। मैं कोई सवाल करती तो डांट कर चुप करवा दिया जाता था। मुझे किसी काम में मदद चाहिए तो सर मदद ना करते, और दूसरे बच्चे तो मेरे करीब भी ना आते थे, जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी लग गई हो, कहीं उन्हें न लग जाए। जबकि मेरी समस्या सिर्फ इतनी ही थी कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे जरूर हिस्सा दिलवाया जाता। मेरा डांस हमेशा से ही अच्छा होता था। मैं तो अपनी माँ के पेट में थी तब भी मेरी माँ नाचा करती थी, इसलिए यह मेरे खून में बसा हुआ काम था। मैं स्कूल के बाहर फंक्शन में खूब डांस करती थी। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज के नीचे उतार दिया और कहने लगी, इसी काम से तुझे बचाने के लिए स्कूल भेजा था, यहाँ आकर भी तुझे यही करना है, तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे तो सर ने यहाँ डांस करने को कहा था। माँ ने सर जी को बुलाकर बुरा भला कहा तो उल्टा सर मेरी माँ पर बरस पड़ा और कहने लगा, जो काम तेरी बेटी को आता है वही तो करवाएंगे ना, और फिर अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई तो डांस करेगा, फिर तेरी बेटी क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने की बच्चियों को तो हम डांस करने का नहीं कह सकते। यह सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से भी उठा लाई और फिर मैं अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर डांस करने का शौक पैदा हो गया था, क्योंकि मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम दुनिया मुझे नहीं करने देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी। मैं डांस करने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चल जाता तो मेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देती और वह ना ही मुझे अपने साथ किसी महफिल में ले जाती थी और ना ही मुझे कहीं बेजरूरी घर से निकलने देती थी। माँ ने मुझे पर्दों में छुपा कर रखा था, कहीं दुनिया मुझे उनके हवाले से ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में माहिर बना दिया था, इस काम के दर पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक दिन माँ को बहुत तेज बुखार हुआ और 3 दिन के अंदर माँ की मृत्यु हो गई। पता चला कि माँ को लाइलाज बीमारी हुई थी और इसी वजह से माँ जान की बाजी हार गई थी। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। माँ की मौत पर मैं बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, कोई भी आने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि एक नाचने वाली की मैयत कौन उठाएगा, उसका जनाजा कौन पड़ेगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना और हंगामा मचाया कि मेरी माँ एक मुसलमान थी, उसका जनाजा पढ़ना मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी थी, तो कुछ शरीफ लोग आगे आए और मेरी माँ का जनाजा उठाया गया। माँ के कफन दफन का इंतजाम किया गया, लेकिन हमने अपना घर नहीं खरीदा था। हम अक्सर घर बदलते थे, मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने कहाँ देते थे। जैसे ही मेरी माँ के काम के बारे पता चलता था, वह पत्थर मारकर हमें मोहल्ले से निकाल देता था, इसलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना भी एक नियामत होती है। मकान मालिक आकर सर पर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कुछ टाइम की मोहलत मांगी और फिर इत्तेफाक से अगली ही रात घर का दरवाजा बजने लगा। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला था। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, वह बड़ी सी काले रंग की गाड़ी पर आया था। मुझे देखकर मेरी माँ सीरत का पूछने लगा। मैंने उसे बताया कि उनकी तो मृत्यु हो गई है। यह सुनकर उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार दिखाई दिए। फिर वह कहने लगा, उसने तो
मुझसे वादा किया था वह मेरे बेटे की शादी पर डांस करेगी। मैं तो अपने दोस्त यारों को भी बता दिया कि सीरत आकर नाचेगी। उसका डांस बहुत ही मशहूर है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अचानक ही दरवाजा पकड़ लिया और कहने लगा, तू कौन है? मैं भी अपनी माँ सीरत के जैसी दिखती थी। वो कहने लगा, अगर तू आकर नाचेगी तो मैं पैसे तुझे दे दूंगा। इस बात को सुनकर मैं कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। आज तक ना ही किसी महफिल में गई थी और ना ही किसी महफिल में नाचना गाना किया था, लेकिन अब मुझे पैसे की जरूरत थी। मेरे सर पर मेरी माँ भी नहीं थी। अगर मेरी माँ के नाम से ही काम शुरू करती तो जल्द ही मेरा भी नाम बन जाता और जिंदगी आसान हो जाती। यही सोचकर मैं हामी भर ली उस आदमी के साथ चल पड़ी। उसके बेटे की शादी थी, कोई बड़ा जमींदार मालूम पड़ रहा था। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। मैंने उनके बीच में बेबाकी से नाचना शुरू कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन यह नाच मुझे नई जिंदगी दिलाने वाला था। यही सोचकर मैं नाचती रही और फिर सुबह का सूरज हुआ। मुझे नोटों से भरकर मेरे घर छोड़ दिया गया। मैं एक ही रात में इतना पैसा कमा कर लाई थी कि जितना कोई शरीफ इंसान पूरे महीने में मेहनत करके भी नहीं कमा सकता थी। इसीलिए मैं भी अपने काम में पक्की हो गई और मैंने वादा कर लिया कि अब मैं यही काम करूंगी। मैं हूँ भी हूबहू अपनी माँ के जैसी, इसलिए मुझे अपनी माँ की जगह लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ को नाचते हुए देखा था, इसीलिए मेरे पाँव भी उन्हीं की तरह डांस में जम गए थे। महफिल में जाती सबकी जान बन जाती, लेकिन यह काम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मर्द बहाने से मेरे करीब होते। मैं नाचती तो मुझे छूने की कोशिश करते, अपने कैमरा में मेरा डांस कैद करते, और कभी कभी तो जबरदस्ती मेरे साथ तस्वीर खींचवाने के बहाने मेरे इतने करीब आ जाते कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं मना ना कर पाती, क्योंकि मुझे उस काम के भी पैसे मिल रहे थे। धीरे धीरे मैं अपनी माँ के जैसे ही होती जा रही थी। सारा दिन सोई पड़ी रहती थी। सारी रात महफिल में खूब रौनक लगा कर रखती थी। मेरे पास बहुत पैसा आ गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह सुकून था। मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। हर टाइम मेरा ज़मीर बेचैन रहता। अब मुझे समझ आता कि मेरी माँ मुझे इस काम से क्यों रोकना चाहती थी। मैंने उसे भी इस तरह बेचैन और तड़पते हुए देखा था। शायद मेरी माँ भी यह काम खुशी से नहीं करती थी, लेकिन इस काम के सिवा तो मेरे पास कुछ काम भी नहीं था। इसलिए बड़ी मजबूरी में ही सही, लेकिन मैं यह काम कर रही थी। और फिर एक दिन सेठ के बेटे की शादी थी। एक रात पहले मर्दों की महफिल रखी गई थी और उस महफिल में मुझे खास तौर पर बुलाया गया था। मैं तैयार होकर इंतजार कर रही थी। मेरे लिए कोई गाड़ी आएगी, क्योंकि मुझे जो भी महफिल में बुलाता वह घर से ले जाता, फिर घर पर ही छोड़कर जाता। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से ताले मारकर निकल पड़ी। देखा तो एक पुलिस वाला मुझे लेने के लिए खड़ा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़र चुरा गया। शायद वह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा रहा था, या फिर मेरे पेशे की वजह से उसने मुझे थोड़ा दूरी कर लिया था। मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर चल पड़ी। सारा रास्ता वह चुप से मुझे देखता था। वह बहुत सुंदर पुलिस अधिकारी था। मेरी नज़र बार बार उसकी उपस्थिति पर जा रही थी। अगर ऐसा सम्मानित पुलिस वाला किसी औरत के जीवन में शामिल हो तो वह कितनी खुशकिस्मत होगी। मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऐसे पति के साथ जो एक पुलिस वाला, एक महिला बहुत सुरक्षित होती है, लेकिन मैं पूरी तरह असुरक्षित थी। मुझे नहीं पता कि कितने पुरुष हर प्रोग्राम में मेरे साथ ऐसी हरकतें करते थे, जिन्हें बताने में मुझे शर्म आती थी। जब मैं पार्टी में पहुंची तो मुझे देखकर एक शोर मच गया। हर तरफ से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। खूब जोर शोर से गाने चल गए, और फिर मेरे डांस से वहां मौजूद एक आदमी बड़े लुत्फ उठा रहा था। लेकिन अगर कोई आदमी चुप था, वह पुलिस ऑफिसर था, जो काफ़ी दूर खड़ा था। एकटक मुझे देख रहा था, लेकिन ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही कोई जोश। बिल्कुल चुप था। और जिस तरह वह मुझे देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। नाचते नाचते भी मैंने कई दफ़ा उसकी तरफ देखी थी,
और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। वाकई वह बहुत शरीफ और नेक था, शायद वह अपनी ड्यूटी की वजह से यहाँ मौजूद था। क्योंकि सेठ जी के बेटे की शादी थी, लेकिन वो उन सब का हिस्सा नहीं था। थोड़ी देर में सुबह हो गई और फिर जब वह मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक लाया तो मुझे उतारते हुए कहने लगा, आप बहुत खूबसूरत है, आपको यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि इसके सिवा मुझे ना कोई काम आता है और ना ही दुनिया कोई काम करने देती है। मैं घर में दाखिल हो गई थी और वह वापस चला गया था। मेरे दिल में दिमाग में उसकी परछाई बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि अब पता नहीं मैं कभी उसे देख सकूंगी या नहीं। और फिर अगली ही शाम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो एक फूलों के गुलदस्ते के साथ एक कीमती तोहफा था। मैं हैरान हुई कि यह किसने भेजा है, और जब खोलकर देखा तो उसमें कार्ड था कि आप पर यह सब चीज शोभा नहीं देता। तन्हाई में खुद ब खुद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि उस शब्दों ने मुझे छू लिया था। यह तोहफा किसने भेजा है? मेरा दिल खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंजर जिंदगी में बाहर आ गई हो। मैंने उस कीमती तोहफे को उठाया तो वह पायल थी। मैंने जल्दी से उसे अपने पैरों में पहन लिया था। काश यह आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता तो हमेशा के लिए ये तोहफा मेरा हो जाता। मैंने दिल में यह दुआ मांगी थी और शायद कबूल होने का ही टाइम था, क्योंकि उस दिन के बाद से इस तरह के तोहफे आने शुरू हो गए थे। और फिर एक दिन वह खुद चला आया था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम दोनों के बीच मुलाकातों का कभी ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह चाहता था कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल जाऊं। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और वो शादी के लिए राजी हो गया। मेरे लिए उससे बढ़कर और क्या हो सकता था? मुझे हमेशा के लिए तोहफा मिलने वाला था। फिर एक दिन उसने चुपके से मुझसे शादी कर लिया। अब उसके घर जाना चाहती थी, इज्जत की जिंदगी बिताना चाहती थी। उसने कहा कि वह अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक कर दिया, कुछ जरूरी सामान बांधा और उसका इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में वह मुझे लेने के लिए आ गया। वह मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरानी हुई, क्योंकि काफी औरतें बुर्का पहनकर बैठी हुई थी। घर के अंदर बुर्का पहनी औरतों को देखकर मैं चौंकी थी। मेरा पति तो मेरे पीछे अंदर नहीं आया था। वह गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। वह औरतें मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले गई और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा। 2 घंटे मैंने बड़ी परेशानी में बिताई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने तो अपने खुशी से अपने आप को हिफाजत देने के लिए उस पुलिस वाले से शादी की थी, लेकिन न जाने वह कहाँ चला गया था। वह मुझे इन औरतों के रहम करम पर छोड़ गया था। वह औरतें मुझ पर बहुत जुल्म करती रही। वह मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। जब मैंने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो उनमें से एक बुर्का वाली औरत ने किसी को फोन मिलाया और कहने लगी, रेहान, यह औरत तो इतनी सीधी नहीं, तुम उसे मासूम कह रहे थे। यह जुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम उस पर हर तरह का जुल्म करके आजमा चुके हैं। अब तुम आकर उसकी जुबान खुलवा लो। उस औरत के मुंह से रेहान का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका था और मैं सोचने लगी, यह आखिर मुझसे क्या चाहता है? उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने मुझसे शादी किया था। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात तो कुछ और थी। वह औरतें 2 घंटे से मुझे जिस तरह के सवाल कर रही थी, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था। अगर रेहान भी मुझसे यही सच जानना चाहता था तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर बीतने के बाद दरवाजा खुला। रेहान अंदर दाखिल हुआ और उसने औरतों को बाहर जाने का इशारा किया। वह औरतें बाहर निकल गई। रेहान मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम उन औरतों को शराफत से हर बात बता देती तो तुम्हें इतना जुल्म नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। मैंने कहा, शादी के नाम पर तुमने मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया।
यह क्या पूछना चाहती है? सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वह कौन सा राज है जो यह मुझसे उगलवाना चाहती है? मैं तो इज्जत की जिंदगी चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे वह मर्द है जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए बुला लेते हैं। कम से कम वह मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते। मेरी बात सुनकर रेहान कुछ पलों के लिए चुप हो गया। मेरे जख्मों से निकलते हुए खून को उसने अपने हाथ में पकड़कर रुमाल से पूछा और कहने लगा, मैं भी सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपने फर्ज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था कि मैं तुमसे वह राज हासिल कर सकूं जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बहुत मक्कार हो। मैंने रेहान से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रहे हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई हरे लाल रंग की फाइल देखी और ना ही मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। हम क्यों किसी के घर से कोई फाइल चुराते? पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हम नाचने वाली जरूर है पर चोर नहीं। मेरी बात सुनकर रेहान हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वह बहुत ही शातिर औरत थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरी को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। इसलिए ही एक दिन उसने सेठ जी के घर से बहुत जरूरी फाइल चुराई थी। शादी के घर में कोई उस पर नजर ना रख सका और वह इतनी कीमती फाइल चुरा कर भाग निकली। उस फाइल में बहुत ही अहम और खुफिया दस्तावेज है जो सरकारी थी। अगर फाइल ना मिली तो बहुत मुसीबत होगी। इसलिए हम वह फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था, उस दिन मुझे पता चला कि तुम सीरत की बेटी हो। इसलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि बातों बातों में तुमसे उस फाइल के बारे में मालूम कर सकूं। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन तुम हर दफा ही बात को खत्म कर देती। इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली थी, तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें फाइल के बारे में जानना है, इसलिए तुम्हें उन लेडी पुलिस ऑफिसर के हवाले किया गया था। अगर उन्हें हमारे शादी का पता होता तो यह तुम पर इससे भी ज्यादा जुल्म कर देते, राज उगलवा लेते। लेकिन उन्होंने मुझे बुलवाया है। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वह लाल रंग की फाइल कहाँ है, ताकि तुम्हारी जान छुड़ा सकूं और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। रेहान ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम नहीं था। मैं उससे क्या बताती कि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती थी। मैंने तो कभी उसे कोई कीमती सामान घर लाते हुए नहीं देखा था। अरमान के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मेरे मुंह पर एक सन्नाटेदार चाटा मारकर कहने लगा, तुमने यह राज नहीं बताया तो मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होगा और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उस डर से कि कहीं मुझे यह सच में डिवोर्स ना दे, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे इस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ ने वो फाइल चुराई जरूर थी, लेकिन वह उस फाइल को घर में नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वह फाइल किसी के हवाले कर दी थी। वह कौन था? मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था? मैं भी नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता भी बच जाए। मैं उस नाच गाने के माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की गलत नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं रेहान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ना चाहती थी। मेरे मुंह से यह सब कुछ सुनने के बाद रेहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने गले से लगाया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं वाकई एक इज्जत की जिंदगी बिताने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि रेहान मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और रेहान की शादी को महीना बीत गया था। एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मकान मालिक चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं और घर किसी नए किराएदार को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पुल्टा पड़ा था। मैं जानती थी यह काम रेहान या उसके साथियों का ही है।
इसलिए चुप से अपना जरूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को एक जगह करते हुए अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते टाइम मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज़ हासिल की है जिसकी वजह से मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। उस टाइम माँ की बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब सामान समेटे हुए अचानक यह बात मेरे दिमाग में आई थी कि माँ कहीं इस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। इस फाइल में ऐसा क्या था? माँ के सारे गुनाह धुल जाते, क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए सेठ साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगा दिया था। यह सब सोचते सोचते मैंने माँ का जरूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ मैंने कबाड़े में डलवा दिए। घर पूरी तरह खाली हो गया था। मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने पापा की तस्वीर को सीने लगा लेना। मैंने दीवार पर लगी पापा की तस्वीर पर नज़र डाली जो सालों से एक ही जगह टंगी हुई थी। मैंने कभी पापा की तस्वीर को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने पापा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज माँ की बात याद आ रही थी, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगाना चाहती थी। लेकिन उस टाइम मेरे सर पार आसमान टूट पड़ा। उस तस्वीर के पिछले हिस्से में कुछ कागज थे और फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ पन्ने थे। मैंने जल्दी से वह सारे पन्ने अपने पास छुपा लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था यह सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे थे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे जानना था कि इन पन्नों में क्या लिखा है। इसीलिए मैं चुप से अपने घर से निकलकर अपनी एक पुरानी दोस्त के पास पहुंच गई, जो पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। कभी कभार वही मुझे बुला लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के डर से उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया था। उस टाइम घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, वह अकेली थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैं जल्दी उसे वह कागज दिखाएं, उससे कहा कि मुझे पढ़कर बताओ इस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने बड़ी गौर से वह कागज पढ़ने शुरू किया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वह सेठ के सारे काले कारनामों की घड़ी थी। वह मजबूर और बेसहारा लड़कियों से फायदा उठाकर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वह फाइल चुरा ली थी जिस पर सारी जानकारी थी, उन्हें कब कहाँ से अगवा किया है और कहाँ पहुँचा गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में यह काम कर रही थी। और जब उसे लगा कि वह कुछ ही दोनों की मेहमान है, तो अपने गुनाहों को धोने के लिए उसे यह रास्ता नजर आया। उसने यह फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके, लेकिन उससे पहले ही वह इस दुनिया से चली गई। अब मैं जान गई थी कि अगर यह फाइल पुलिस वालों को मिल जाएगी तो भी सेठ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कानून सच में ही अंधा था। मुजरिमों को सजा मिलती नहीं है, बेगुनाहों को उस कैद से निकलना मुश्किल था। मैंने बहुत सोच समझकर अपनी दोस्त की मदद से उन सारे कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर फाइल लेकर मैं अपने पति रेहान के पास गई। रेहान मुझे देखकर कहने लगे, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने वह फाइल उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा कि आप जिस चीज़ का पता मुझे पूछ रहे थे वह यह है। अब अगर आप सच में ही ईमानदार है तो तुम्हें सेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है। यह सब पढ़कर रेहान भी बिल्कुल सुन्न रह गया था। उन्हें यही बताया गया था यह बहुत जरूरी कागज है और उसे खोलने के लिए भी परमिशन नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें यह सब कुछ बताया था, उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किया और सेठ साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं, हम दोनों नहीं जानते। रेहान के ऊपर से बहुत प्रेशर है, इस मामले को दाबा दिया जाए, लेकिन वह ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर कायम है। लेकिन उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा, मैं यह भी नहीं जानती। हमारे देश में ईमानदारी से नौकरी करना इस तरह मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई आदमी सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद इसीलिए यह देश में ना ही अमन है और ना ही सुकून और ना ही इंसाफ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। धन्यवाद।